इलस्ट्रेशन नंबर 1 वैसे कभी बोर्ड्स में आया नहीं है, पर ये एमसीक्यू के लिए पढ़ सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो नोट जहां पे आंसर गलत आएगा बता दियो। आपको पूछा गया है, एक तो बताओ कि ट्रेड पेबल आते कहां पे हैं बैलेंस शीट में? कहां पे? कौन सी लायबिलिटी में? 1 2 की 3? करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं। 1 है शेयर होल्डर फंड, 2 है नॉन करंट लायबिलिटी, 3 क्या है? करंट लायबिलिटी में आपका एक अलग से एबीसी में आता है, ट्रेड पेबल एंड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को ट्रेड पेबल क्या होता है वैसे पता है? कल क्या है? ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है? ट्रेड पेबल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है बिल्स पेबल, समझ आ रहा है? ये पैसा हमने देना है, कौन सा? अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आपको बहुत सारे ट्रेड पेबल के नाम पे सामान दिया हुआ है, दिख रहा है? अलग अलग एंट्री दी हुई, हो गया? तेरे को वहां बैठना गोदी में, सही है? तेरे को जसकरण सीट चाहिए? खाली होगी, किसी को चाहिए तो ले लो। क्या? नहीं, हाँ, पर उसमें मेंशन लेबल होनी चाहिए, और लेट क्या क्या किया वो लिखना है, सबने लेट क्या क्या किया है। चलो, आपको क्वेश्चन में दिया है ऑपरेटिंग साइकिल। पहले ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है पता है? किस किस को बताया था? हरजत सर को बताया था। इसी के पीछे देखो एक ऑपरेटिंग साइकिल बनी भी हुई है, पीछे पीछे बैक पीछे बनी हुई है, सर्कल बना है। जिस दिन हमने गुड्स खरीदे, देखा परचेज और रॉ मटेरियल, यहां से स्टार्ट करते हैं, से हमको जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, आपको पता है अकाउंट्स में परचेजेस वर्ड किस चीज के लिए यूज होता है? सिर्फ गुड्स के लिए, कोई एसेट के लिए परचेज वर्ड यूज हम नहीं करते। हमने, चलो मान के चलते हैं इन्होंने इनके अकॉर्डिंग 3 मंथ्स के उधार पे खरीदा, और डेट है 1 जैन 2023। अब इसकी पेमेंट कब होगी? 1 अप्रैल 2023। नहीं अभी नहीं, समझ गए हो? तो 3 महीने को उधार मिला है, खाली एक लॉट पे। आगे बीच में 3 महीने में और गुड्स भी तो खरीदे होंगे, अभी उसकी बात नहीं करते, सिर्फ इन गुड्स की बात करते हैं। ये गुड्स खरीदे होंगे, इसको हमने क्या किया होगा? प्रोसेस वगैरह करके फाइनल गुड्स में क्या किया होगा? कन्वर्ट किया होगा। फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको क्या किया होगा? सेल। अब खरीदा उधार पे तो हो सकता है सेल कैश पे हो या उधार पे, हम उधार पे मान के चलते हैं। क्रेडिट है फॉर एग्जांपल 2 मंथ्स, समझ गए हो? ऑब्वियसली 3 महीने की परचेज है, इसको कन्वर्ट करके 2 महीने के उधार पे हमने भेज दिया होगा। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद इसकी क्या आ गई होगी? इस गुड की पेमेंट आई है, तो जब इसकी पेमेंट आई है हमने इसकी पेमेंट फिर 3 महीने बाद इसकी करी होगी। तो जब हम गुड्स खरीद के हैं, उसको कन्वर्ट करने में जो टाइम लगा, उसके बाद उसको बेचने में जो टाइम लगा, उसको बेचने के बाद जो पेमेंट आने में टाइम लगा, पेमेंट आके एग्जैक्टली फर्स्ट लॉट की पेमेंट करने में जो टाइम लगा, वो इस लॉट की क्या होती है? अपने बीएसटी के अंदर पढ़ा, जितनी बड़ी ऑपरेटिंग साइकिल होगी उतना क्या चाहिए होगा हमको? वर्किंग कैपिटल, कैश। क्यों? क्योंकि लंबी ऑपरेटिंग में कैश क्या हो गया, खत्म, बीच में एंड हो गया, तो हमको उतना वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए रहता होगा अकॉर्डिंगली। तो जिस कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल लंबी है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा पोर्शन क्या होना चाहिए? बीएसटी। आई एम आस्किंग अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें डेप्ट या इक्विटी होता है। इशरत आप बताओ, जिसकी ऑपरेटिंग साइकिल लंबी है तो उसकी इक्विटी ज्यादा रखनी चाहिए उसको कि डेप्ट ज्यादा रखना चाहिए? इक्विटी, क्योंकि उसकी ऑपरेटिंग लंबी है, तो इंटरेस्ट पे करने के लिए कैश होगा उसके हाथ में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पैसा बहुत दिन बाद आता होगा, आते चला जाता होगा। तो जिसकी ऑपरेटिंग लंबी है
वो डेप्ट का पोर्शन कम रखना चाहेगी क्योंकि इंटरेस्ट पे नहीं कर सकती, और इक्विटी का डिविडेंड तो साल के एंड में भी करना, छोटी छोटी बातें, ठीक है। अब आप, ये तो हो गया इसका मतलब, समझ आ गया, ये तो थ्योरी पोर्शन हो गया। मेरी बुक कहाँ है? अब न्यूमेरिकल करते हैं। आपको बहुत सारे ट्रेड टेबल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें आपको क्या दिया है, उनके ऑपरेटिंग साइकिल दिया है। ऑपरेटिंग साइकिल जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, उसमें आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने की है? 10 महीने। लेकिन पेमेंट का जो पीरियड है, एक्सपेक्टेड पेमेंट का पीरियड कब दिया हुआ है? आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि इसमें से क्लासिफाई करना है कि कौन सी नॉन करंट लायबिलिटी है और कौन सी करंट लायबिलिटी। का पहले मतलब जिसकी पेमेंट 1 साल के अंदर करनी होती है, ठीक है, और नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब है 1 साल के बाद। पर कई बार ऑपरेटिंग साइकिल की वजह से करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? बदल जाता है, और यही मतलब बदलने के बाद आपका एमसीक्यू बन के ये नॉर्मल क्वेश्चन बन के आ जाएगा। नॉर्मली अगर 1 साल के बाद पेमेंट करे तो आप बोलोगे सर नॉन करंट लायबिलिटी, पर ऑपरेटिंग साइकिल की वजह से। अब हमने चेक करना है 12, 1 साल का मतलब कितने महीने होते हैं? 12। यहां पे ऑपरेटिंग साइकिल कितने की है? पेमेंट कब आ रही है? तो पेमेंट टाइम से पहले आ रही कि नहीं आ रही? मतलब हम 10 महीने का उधार दे सकते हैं, पर पेमेंट कितने में बचा देती है? तो 10 महीने का स्टॉक पड़ा है मेरे पास, तो इसको हम और करके मान के चलेंगे 12। 10 महीने या 12 महीने एक ही बात रहेगी। अब आप चेक करो, ये करंट लायबिलिटी की नॉन करंट लायबिलिटी है, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी है कि टाइम से पहले पेमेंट आ रही है। आपका साइकिल बड़ी है, पेमेंट का टाइम क्या है? कम, और इसको 12 महीने मान के चल सकते हो। अगला कितना महीना है? 10 महीने हैं, और पेमेंट कब आ रही है? 12 महीनों में। आपको लेकिन किससे कंपेयर करना है? 12 महीने। तो ये 10 को क्या मान के चलोगे? 12 महीने। मतलब अगर 12 महीने के अंदर पेमेंट आ रही है तो आपके लिए वो क्या मानी जाएगी? चाहे ऑपरेटिंग साइकिल कम क्यों ना हो। यहां इसको चेक ही नहीं करना, ये चेक करो 8 महीने पैसा आ रहा है, 12 महीने पैसा आ रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस खत्म होगी। 12 महीने के अकॉर्डिंग हमारा पैसा आ रहा है, इट इज करंट लायबिलिटी। मेरे को जो पेमेंट पे करनी है, आ नहीं रहा पे करना, सॉरी, पेमेंट कब तक करनी है? 10 महीने की साइकिल है, पर 12 महीने तक हमको टाइम मिल रहा है, तो 12 महीने के अंदर पेमेंट कर देंगे। जब मैं पेमेंट ही 12 महीने के अंदर कर रहा हूं तो ये करंट है कि नॉन करंट है? अब थर्ड केस में ऑपरेटिंग साइकिल है 10 महीने, लेकिन पेमेंट के लिए टाइम कितना मिला? 15। अब आप सोच के बताओ, क्योंकि अगर ये 10 है तो इसको 10 की जगह क्या मान सकता हूं? मैक्स टू मैक्स 12 अपने आप लेट कर सकते हैं। अगर 10 लिखा भी है तो क्या मैक्स टू मैक्स 12। 12 का टाइम है, पेमेंट कब आ रही है? 12 के बाद आ रही है, तो इट इज नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर हुआ? पक्का? अगला है स्टेपलर, किसके पास है? ये रहा। अब अगले में साइकिल कितने की है? 18 महीनों की, और पेमेंट कब है? अब क्या होगा? अब आप इसको नहीं देखोगे, इसको देखोगे। पहले टाइम तीनों में क्या था? कम, मतलब इसमें तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्सपेक्टेड पेमेंट, और इसको क्या मान लिया? 10 की जगह क्या माना हमने? 12, क्योंकि 12 से क्या था? कम। तो अगर 12 से कम होगा टाइम, तो आप उसको क्या मान सकते हो? मैक्स टू मैक्स 12 महीने मान सकते हो। क्या मान सकते हो? 12। पर पेमेंट कब हो रही है? 12 के बाद, तो नॉन करंट लायबिलिटी। अब जब है ही 12 से ज्यादा तो उसको 12 नहीं मान सकते। 12 से कम होगा तो 12 मान लो, मतलब इसको 10 की जगह क्या मान लो? 12। 10 की जगह क्या मान लो? 12। 10 की जगह क्या मान लो? 12। तो टाइम है मेरे पास 12 महीने का, पेमेंट 8 महीने में आ रही है, करनी है, तो करंट लायबिलिटी। अब 18 को 12 नहीं मान सकते। अगर 12 से कम हो तो 12 मान सकते हो। किसको? ओसी को, इसको नहीं, इसको। 18 का साइकिल है, पेमेंट कब आ रही है? पेमेंट कब दे सकते हैं? 15। 18 तक महीनों को उधार, 1.5 साल का उधार मिला है, पर मैं 15 महीने में पेमेंट कर देता हूं, तो ये करंट है कि नॉन? तो इस बार 1 साल से ऊपर पेमेंट करने में भी हमारी क्या आ गई है? करंट लायबिलिटी, क्योंकि टाइम मेरे को ज्यादा मिल गया। पहले 15 महीने का पेमेंट कर रहा हूं, 15 महीने में, लेकिन टाइम मैक्स टू मैक्स कितने का है? 12 महीने का, तो नॉन करंट में आ गया। अब टाइम बढ़ा दिया
वो कह रहा है 18 महीने का टाइम है, पेमेंट कब कराऊंगा? 15। तो ये क्या हुआ? नॉन करंट लायबिलिटी। अगला पार्ट क्या है? हाँ मानविक बोल। 15 ऑपरेटिंग साइकिल होती है और 18 पेमेंट तो क्या 24 के लिए। क्या क्या फिर से बोलियो। 15 ऑपरेटिंग साइकिल और ये 18 होती है। तो नॉन करंट लायबिलिटी। इसको 15 को 15 बेटा 12 से कम हो, क्या हो ऑपरेटिंग साइकिल? 12 से कम हो, ये क्या मानोगे? 12 पर 12 से 15 मानोगे, जो है 15 है, पर पेमेंट कब करो उसके बाद। तो यहाँ पे 15 तक आपका करंट लायबिलिटी आ जाएगा, 15 को पार करती है वो क्या आ जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन है 18, वही तेरा केस आ गया। अब 18 तक की साइकिल है, पेमेंट कब कर रहा हूं बताओ? नॉन करंट लायबिलिटी। समझ आया? अगर 10 से कम 12 से कम दिया तो क्या मान के चलोगे उसको? 12। इसको उसको नहीं, वो तो एग्जैक्ट सेम ही रहता है। तो ये आपको कन्वर्ट किया करंट लायबिलिटी और नॉन करंट। अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, एक तो सबसे पहले घर जाके जब भी एग्जाम आएगा या मैं टेस्ट लूंगा, आपको बैलेंस शीट की सारी हेडिंग तो सेवेंटीज क्या करनी है? याद। अब फटाफट से बताओ सबसे ऊपर क्या आती है? इक्विटी लायबिलिटी। फर्स्ट नंबर क्या है? ए पार्ट क्या है? मेरे को 3 आइटम बताओ शेयर कैपिटल में आती होंगी। शेयर कैपिटल में पूछा है मैंने। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इनकी कौन सी कैपिटल आती होगी? सब्सक्राइब। ऑथराइज कैपिटल नोट्स टू अकाउंट में आती है जनाब। रिजर्व एंड सरप्लस बी पार्ट है। कोई 4 चीजें बताओ रिजर्व सरप्लस में। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, WCR, IFR, ये आता नहीं रिजर्व में। सारे प्रॉफिट्स, सारे रिजर्व्स, सारे किस में आएंगे? सरप्लस किस में आएंगे? कैपिटल रिजर्व जो शेयर में किया वो कहाँ आएगा? कैपिटल रिजर्व। भूल क्यों जाते हो? डिवेंचर रिडम्पशन, DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना शुरू करूंगा। आपने एग्जाम में कैसे करना है फॉर्मेट देखते हैं। आपको कुछ आइटम दी होगी, आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। अभी आप फिलहाल यहाँ पे नंबर डालोगे, आप जो सीरियल नंबर होगा आइटम का, यहाँ पे आइटम का नाम लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मेन हेड, और यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आएगा मिक्सचर। मिक्सचर माने एसेट लायबिलिटीज का मिक्सचर। पर अभी मैं आपको सिर्फ लायबिलिटीज क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि क्लैरिटी ऑफ माइंड है। ठीक है जी, चलो जी मानविक से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में वो बैठा है। डिवेंचर्स, मेरे को मेन हेड, हाँ जी हो गया, मैं सिखाऊंगा, चिंता मत कर, वो टफ है। ठीक है, एक्सरसाइज 2C देख, रिमाइंडर थ्योरम आता है? आता है। लॉन्ग डिवीजन आता है? वो आता है। अच्छा, क्वेश्चन 3, अगर बिना लॉन्ग डिवीजन के रिमाइंडर थ्योरम से करना हो तो कैसे करेंगे? सोच के बता। करना नहीं, सोचना है, बताना है, फिर मैं सिखाऊंगा। डिवेंचर मानविक, ये कौन सा हेड है? सब हेड, मेन हेड, नॉन करंट लायबिलिटी। और सब हेड क्या होगा? आप एक काम करो, अपनी बुक में बैलेंस शीट वाला पेज निकाल के बैठ जाओ, वहां पे सारी हेडिंग मिल जाएंगी ना आपको, वो निकाल के बैठ जाओ, बता दो मेरे को। हाँ देख के बताएगा, बता तो दिया। एपी का टेस्ट, लो जी भाई, टेस्ट बहुत सारे पेंडिंग है। एक हफ्ते में एक टेस्ट देगा तो काम नहीं चलेगा वंश, समझ आ रही है? एक हफ्ते में 2 देगा तो काम चलेगा, क्योंकि तो 2 से पिछले हफ्ते का टेस्ट दे रहा है। लास्ट वीक का टेस्ट है मेटल नॉन मेटल। आज सारे बच्चे वो ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट देके गए, तो यार 2 वीक्स बिहाइंड। तो अगर एक हफ्ते में 2 टेस्ट देगा तो बराबर आएगा, स्पीड से पीछे पढ़ूंगा तो मैं हो नहीं पाएगा। हाँ जी, क्या मेन सबहेड क्या हुआ? चलो सेकंड पार्ट, किसकी बारी है? जसलीन। पब्लिक डिपॉजिट, पहले इसका मतलब तो बताओ।
11th क्लास की बीएसटी में था ये। पब्लिक डिपॉजिट एक तरह का लोन होता है जो पब्लिक का पैसा कंपनी में डिपॉजिट किया जाता है और वो एक दिन वापस करना पड़ता है। हाँ जी बच्चे, रिमाइंडर थ्योरम। आपको जीएक्स कितना दिया है, इसको इक्वल टू 0 पुट करेगी, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी वो उसमें पुट करेगी, जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर है। ठीक है, मेरे को 3 4 5 6 करके दिखा विदाउट रिमाइंडर थ्योरम, फिर 1 2 क्वेश्चन करके दिखाइए उससे, मतलब विद रिमाइंडर थ्योरम 1 2 क्वेश्चन उससे लॉन्ग डिवीजन से करके दिखाएंगे। हाँ जी क्या, हाँ नॉट फर्टिलाइज, जब फर्टिलाइज नहीं होगा। पब्लिक डिपॉजिट एक लोन होता है, बताओ। लॉन्ग टर्म बोरिंग, अदर नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दिवजोत, रिजर्व एंड नहीं, मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड। यहां पे क्या आएगा, यही चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको बैलेंस शीट रटी हुई है तो आपको या तो या फिर आप ये बैक एक्सरसाइज जो मैं दे रहा हूं करा रहा हूं इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपका काम खत्म, चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा। देखना 4th, कैपिटल रिजर्व, कौन है, इशरत। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट या शेयर फॉरफीचर अकाउंट, आप उसमें जाओ, शेयर कैपिटल चैप्टर, शेयर चैप्टर में, उसमें शेयर फॉरफीचर करते हो। आपने अभी तक सीखा ही नहीं होगा, आपने क्वेश्चन छोड़ दिया लास्ट में, मैं टेस्ट में दूंगा, मैं बोलूंगा शेयर फॉरफीचर का क्वेश्चन दूंगा, उसको बोलूंगा उसको अकाउंट में डालो, बैलेंस शीट में डालो। कहां डालोगे, जैसे कॉज इन अरियर था, कॉज इन अरियर बैलेंस शीट में कहां आता है, हैं? कॉज इन अरियर बैलेंस शीट में कहां आता है, क्वेश्चन किया हो तो बताओ, छोड़ दिया ना बीच में। कॉज इन अरियर सब्सक्राइब कैपिटल में माइनस करते हैं, फुली सब्सक्राइब माइनस कॉज इन अरियर, क्रॉस कॉस्ट नहीं, तो क्रॉस वाले हो गए जो कॉज जिन्होंने नहीं दी, उसमें से कुछ लोग के शेयर क्या कर दिए हमने, फॉरफीट, मतलब कैंसिल कर दिए। अब वो शेयर कैंसिल हो गए, दोबारा बेच सकता हूं मैं, बेच सकता हूं ना, वो सब्सक्राइब कैपिटल में ही ऐड हो जाते हैं। अब यू लाइक करोगे, बैलेंस शीट को बहुत ध्यान से करना। कॉज इन अरियर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कहां होता है, सब्सक्राइब कैपिटल में, और उसमें जो शेयर फॉरफीट कर दिए गए वो ऐड हो जाएंगे। फिर जो री इशू कर दिया तो जो री इशू होंगे फॉरफीट में से हटा दो उसको, री इशू को सब्सक्राइब में ऐड कर दो, सब्सक्राइब में क्या कर दोगे अलग से, और जो बचे हैं जो री इशू नहीं किए वो फॉरफीटेड शेयर अकाउंट के अंदर ही रहेंगे वो। तो बड़ा कुछ आपका बैलेंस शीट बाकी है। मैं ट्राई करता रहा कि आप क्वेश्चन करके आओ, मैं डाउट लो, क्वेश्चन करके आओ। वही हाल तुमने डिसीजन का किया, वही हाल तुमने डिवेंचर का किया, वही हाल तुमने इंडिकेशन का किया, वही हाल शेयर का कर दिया। कोई बात नहीं, मेरा क्या जा रहा है, तुमको फाइनल में बोर्ड से पता लग जाएगा, तुम छोड़ छोड़ के आ रहे हो ना। हाँ जी बताओ जी, ट्राई करो। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन तो हमारा का एंट्री नहीं है। शेयर सब्सक्राइब, मैं जब बोल रहा हूं इसको कहां लिखते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल में, नोट्स टू अकाउंट में क्या करते हैं इसको ऐड। सब्सक्राइब कैपिटल कहां शो करते हैं हम, बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर फंड। तो मेन हेडिंग क्या रहेगी, अब यहां पे आएगा नोट्स टू अकाउंट ब्रैकेट में, या इसको ब्रैकेट में डाल दो, सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड। समझ आ रहा है। अब मैं अगर आपको हेडिंग दो कॉज इन अरियर तो क्या दोगे, शेयर होल्डर फंड, नोट्स टू अकाउंट पूरा लिखना, सब्सक्राइब कैपिटल में लेस, माइनस नहीं लेस। समझ आया। कब करेगी, अब शुरू करो फिर कल से या आज से। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर, अक्रूड इंटरेस्ट एंड ड्यू ऑन, मतलब पहले बताओ इसका क्या होगा। अक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग है, मिलना है, पेंडिंग है। जब पेंडिंग देना होता है आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, पेंडिंग लेना होता है तो अक्रूड बोलते हैं। तो अक्रूड मतलब मिलना बाकी है डिवेंचर पे, या देना बाकी होगा। ये देना बाकी है, मिलना नहीं बाकी। ड्यू ऑन डिवेंचर बोल रहा है, ड्यू मतलब देना है। पहले इसका करंट लायबिलिटी, क्योंकि इंटरेस्ट 1 साल के अंदर दोगे 1 साल के बाद दोगे,
पता ही नहीं उसको मैंने पहले बोला है सबसे। क्या। करंट लायबिलिटी आप सुनिए। तूने लाइबिलिटी बोला है, करंट लायबिलिटी बोला है। यहाँ पे अदर करंट लाइबिलिटी। जोरावर, सिंपल बिल्स पेएबल। ट्रेड पे है, हाँ ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल की हेडिंग है कि नहीं है? अगर आपको हेडिंग्स याद नहीं है तो यही आपका चैप्टर है। अब कुछ ओरल पूछूं, एक इसका पूछता हूँ, एक एसेट का पूछता हूँ, चैप्टर खत्म करता हूँ, बाकी आपने घर में पढ़ना है। घर पे आज रीड मारना, एग्जांपल्स भी, स्कैनर भी, अनसॉल्व भी, इतना सारा पढ़। ये एक एंट्री 1 मार्क्स की है, तो ये कितने हो गए? 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। फ्री फंड के 7 मार्क्स है, मेरे टेस्ट में 12 मार्क्स का ही है। 12 एंट्री है ना, 12 मार्क्स का हो गया। एक भी गलत होगी, आ जाओ टेस्ट देना। विच तो टाइम तो खत्म होने वाला है, 5:30 में छीन लूंगा पूरा। मैंने कल ही बोल दिया था बैच में कि तुम 4 से लेट आते हो तो मैं 5:30 छीनूंगा, तुम्हारे लेकर में एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। बैठो स्टार्ट करो। तुम लेट आए, तुम्हारी गलती है। 2 बजे सेंटर खुला हुआ है, तुम लेट क्यों आ रहे हो? खेलते कूदते रहते होगे, है ना? कहा इधर आ गया, अच्छा वहां कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएगा। किस ध्यान से भाई साहब, सन्ड्री क्रेडिटर। भाई तेरा टाइम ओवर हो गया, जल्दी कर ले, दे फिर आजा, ये ले सन्ड्री क्रेडिटर। पेपर साथ चाहिए मेरे को, क्वेश्चन पेपर। सन्ड्री क्रेडिटर तेरे से पूछ रहा हूँ। करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बॉन्ड। गलत। ट्रेड पेबल यार, क्रेडिटर और बिल पेबल दोनों कितने आएंगे? ट्रेड पेबल में आएंगे। जसलीन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। प्रीमियम ऑन आरओडी एंट्री में करते हो? लॉस ऑन आईओडी, प्रीमियम आरओडी कहाँ आएगा? सोच के बताना है। प्रीमियम ऑन आरओडी नहीं, ये प्रीमियम रिजर्व थोड़ी है। रिजर्व एंड प्रॉफिट्स आते हैं बस। होमवर्क करके आना है डेप का, कल आगे क्लास होगी। नॉन करंट लायबिलिटी मेन हेडिंग, सब हेडिंग सोचो। अदर लॉन्ग टर्म, जो भी अदर नॉन करंट लायबिलिटी। भाई साहब, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स लॉन्ग टर्म, कस्टमर से लॉन्ग टर्म एडवांस लिया हुआ है। अदर नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर वगैरह ही आते हैं। तो आपको अगर कंफ्यूजन है ना कि लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये पेज एक एक करके पलटना पड़ेगा। यहाँ पे ना आपको देखो, चेक करो, पीछे पलटोगे ना, एक नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग है। एक काम करो, स्टार्टिंग से निकालो, जहां पे आपका वो है ना ऑपरेटिंग साइकिल मिली, जो मैंने अभी कराई है, उसके अगले पेज पे आपको देखो नॉन करंट लायबिलिटी मिली, जहां उसका सोल्यूशन दिया हुआ है। मिली नॉन करंट लायबिलिटी, जहां पे आंसर आंसर मिल गई। अब नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर देखो, आपके नीचे डिवेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ये रहा नीचे लिखे, नीचे दिख गए। ये सारे याद कर लो, या तो फिर कौन सी आगे पेज पलटो, करंट लायबिलिटी मिलेंगी आपको। करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है सब लिखा हुआ है। शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है, सब ना अंदर मैटर दिया हुआ है। तो अब यहां से भी कर सकते हो, या सबसे अच्छी बात है कि आप एग्जाम्पल्स, ऑल एग्जाम्पल्स प्लस ऑल बैक एक्सरसाइज प्लस ऑल स्कैनर, अगर ये कर लेते हो तो ये 4-5 मार्क्स आपके पक्के हैं। इससे ऊपर नहीं आता, 4 मार्क्स का जाता है और पक्के है। और 4-5 मार्क्स के लिए 2 घंटे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मतलब वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता हमारे लिए, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, जल्दी बोलो। करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, लिखा नहीं प्रोविजन उसमें, हेडिंग में लिखा तो है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ, ये बस्ता किसका है?
मैं थक गया यार, 5 मिनट बैठूंगा मैं। प्रपोज डिविडेंड का मतलब है, तेरे को तो पता होना चाहिए, कैश फ्लो कर चुकी है। प्रपोज किया हुआ है लेकिन देना अभी, मतलब डिविडेंड होता क्या है, जो इक्विटी वालों को प्रॉफिट देते हैं। प्रपोज मतलब कि साल खत्म होने से पहले अनाउंस कर, प्रपोज करना मतलब अनाउंस करना, अनाउंस कर दिया है कि अगले साल आपको, मतलब इस साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर मिलता है। कब मिलता है? नेक्स्ट ईयर, पर बताते इस साल ही है, अगले साल आपको अनुमानित एस्टिमेटेड इतना डिविडेंड देंगे, दैट इज प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, वो देते कब है लेकिन? नेक्स्ट ईयर। अब प्रपोज डिविडेंड इस साल मैंने अनाउंस कर दिया, क्या दिया? जब दिया नहीं तो कैश गया? नहीं गया। तो इसका आंसर है इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी? ये कंडीशन लायबिलिटी है कि अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे इतना, नहीं होगा तो, या कम होगा तो कम देंगे। इट इज कंडीशनड लायबिलिटी, सो इट इज शोन इन नोट्स टू अकाउंट ओनली, ओनली इन। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें कहां लिखी हुई हैं? या तो फुल चैप्टर पढ़ो या सारी इलस्ट्रेशन और सारे क्वेश्चंस कर लो। उससे मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, फुल चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सारी इलस्ट्रेशन पढ़ लो, आपको जो चीज अलग दिखे ना कि यार ये बिल्कुल से कंटीजेंट लायबिलिटी अलग आ गई, ये अलग चीज आ गई, उसको टिक या सर्कल करते रहो ताकि लास्ट स्टेप पे वो याद करनी पड़े। जो अभी आपको आ गई वो तब भी आ जाएंगी, जो अभी आपको नहीं आई वो आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, उसको सर्कल करते रहो। इसके कहाँ से पढ़ोगे? अंदर से, पीछे से, स्कैनर से, यूलैक से। इतना करने के बाद 5 से 6 मार्क्स आपके पक्के हैं। कैसे आना हुआ? कौन सा? आ जाओ, ले लो शीट, फाड़ो फटाफट से। वहां बैठना, वहां बैठना, वहां बैठ जा, गोदी में रखनी पड़ेगी वहां पे, खाली फ्रंट पेज करना है। आज तो बहुत टेस्ट दे दिए मैंने बच्चों की। चलो कुछ एसेट्स की बात कर लें। ऐसे आके आपके बुक में ना नॉन करंट एसेट्स के बारे में लिखा हुआ है, उसके में क्या क्या आ सकता है। करंट ऐसे, ये तो वो याद कर लो या फिर पीछे से स्कैनर याद कर लो कि लॉन्ग टर्म डेप्ट है। व्हाट डू यू रिमेंबर? अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, तूने पूछा था, मेरे से याद है। लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब क्या होता है? तुमने हो जाएगा ना फिर कुछ और काम करना है, अगर आंसर गलत है तो बता दियो। जब हो जाएगा इतना फिर कुछ और करूंगा, इसको आगे मत करते रहियो, 4 ही करने और आंसर गलत है तो बुला लियो। लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब क्या होता है? जो लंबे समय में डेप्ट वापस करना है, डिवेंचर टाइप हो गया, लोन हो गया बैंक से। अब मान लो 10 साल का लोन लिया तो कहां पे आना चाहिए? काम करते हैं, अब बताओ 10 साल का लोन लिया तो कहां पे आना चाहिए? लॉन्ग टर्म। आ रहा साफ? लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब 10वें साल उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, मैच्योर हो गया। 10वें साल वो कहां पे आएगा? क्या वो 10वें साल करंट लायबिलिटी नहीं होगी? क्योंकि 1 साल के अंडर पेमेंट करनी है हमने। 9 साल तक वो 1 साल से ज्यादा है, और 10वें साल तो अब पेमेंट करने का टाइम आ गया तो वो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। तो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट मतलब इस साल पेमेंट करनी है, और इस साल करनी तो वो कहां पे आ जाएगा? करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। क्लियर हो गया? एक ही बात, मैच्योरमेंट हो चुके हैं, अब पेमेंट करनी है तो करंट लायबिलिटी में आएंगे आपके। समझ गए हो? डिवेंचर दोनों जगह आ सकते हैं। इस साल की मैच्योरिटी है तो करंट लायबिलिटी में, अगले साल से बाद की मैच्योरिटी है तो नॉन करंट लायबिलिटी में। हाँ जी, जसलीन नहीं, इशरत, इशप्रीत। करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, आगे ठीक है। करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट क्यों आएंगे? अलग से हेडिंग है इसकी, तो मेन ही हेड, ऐसा हेड तो है ही नहीं इसका। मॉर्गेज लोन, नहीं, मॉर्गेज लोन, लोन लिया है जिसमें गिरवी कुछ रखा हुआ है। जब कोई गिरवी रखते हैं लोन पे, वो लंबे समय के लिए होता है, छोटे समय के लिए होता है? सिक्योर्ड लोन कहते हैं उसको। लॉन्ग टर्म पहले, नॉन करंट लायबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग। मेन हेड पहले, सब हेड बाद में। इशरत, पेटेंट्स, मेन हेड बताओ। एसेट में 2 हेडिंग है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट, पेटेंट लंबे समय के लिए होते हैं। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क लंबे समय के लिए होती है।
ये तो नॉन करंट एसेट। सब हेडिंग फिक्स एसेट्स इंटेंजिबल है। समझाना क्या है उसमें, कहाँ पे आता है बेटा? प्रीमियम देना है हमने। प्रीमियम क्या होता है? शेयर से ऊपर वैल्यू पे जब रिडीम करेंगे उससे प्रीमियम देंगे, एक्स्ट्रा पैसे देंगे उनको, तो देनदारी है। और ये अनाउंस कर दी देनी बाकी है। और प्रीमियम 5 साल बाद होता है ना, तो करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। मैंने क्या पूछा? पेटेंट। मेन हेड है नॉन करंट एसेट, सब हेड क्या है? फिक्स एसेट इंटेंजिबल। पता है इंटेंजिबल क्या होता है? गुडविल, पेटेंट, इनको टच नहीं कर सकते। फिक्स्ड दिखाइयो। अच्छा, ये नॉन करंट एसेट्स में जो ये प्रॉपर्टी प्लांट लिखा है इसको फिक्स एसेट कह सकते हो। फिक्स एसेट में इंटेंजिबल आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। नॉन करंट मतलब लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, इट इज एन एसेट फॉर अस। तेरे पे आसान क्यों आता है? मुश्किल पूछता हूँ। 10% डिवेंचर, मानविक जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। पहले तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब पता होगा, फिर उसका इंटरेस्ट का मतलब पता हो तो बता पाएंगे। व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? कॉल्स इन क्या होते हैं कि अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं की। कॉल इन एडवांस में अलॉटमेंट के टाइम पे फर्स्ट कॉल की पेमेंट बंदे ने साथ में कर दी। बंदे ने बोला कि सर जनवरी के टाइम में फरवरी की फीस एक्स्ट्रा ले लो, आप अगले महीने तो लेनी है, इकट्ठे ले लो, आप पूरे साल की फीस ले लो। एडवांस हो गया, पर उसने मेरे को एडवांस दे दिया, अब मेरे को उसको क्या देना पड़ेगा? फालतू इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस मैं दूंगा। और कॉल्स इन एडवांस एक कंपनी के लिए लायबिलिटी होगी, एसेट होगा? है लायबिलिटी, क्योंकि तुमने मेरे को पूरे साल की फीस दी और तुमने 3 मिनट छोड़ दी, तो मेरे को 9 मंथ्स की क्या करनी पड़ेगी? वापस करनी पड़ेगी। इट इज लायबिलिटी। तो कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है? जैसे कॉल्स इन अरियर हमारे लिए अरियर होता है जो माइनस करते हैं, कॉल्स इन एडवांस में क्या करते होंगे? कैपिटल में ऐड करते होंगे, पर वो लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, इसलिए ऐड नहीं करते। कहाँ दिखाते हैं? करंट लायबिलिटी। कहाँ मिलेगा आपको देखने को? ये शेयर चैप्टर में, इलस्ट्रेशन में, या आंसर शीट में, या यूलैक में, सब मिलेगा वहां पे। ये सब एग्जाम में आता है, इस चैप्टर के अलावा शेयर में आता है। तुमने बहुत कुछ छोड़े हुए, पता भी नहीं लगा। जब शेयर क्वेश्चन करने छोड़े थे ना, तो बहुत कुछ छोड़ दिया। आज जब प्रैक्टिस करोगे तो याद आएगी नानी कि बेटा ये सब हम छोड़ दिया हमने, तो अब सर समझा नहीं रहे, अब मैं कहाँ जाऊँ। ऐसे ऐसे, एक मिनट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। जब एप्लीकेशन पे हम प्रीमियम आता तो क्या करते हैं? और हमारा ओवर का क्वेश्चन है, ओवर क्वेश्चन प्रीमियम, और वो टिक है। अगर प्रीमियम टिक है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एप्लीकेशन अमाउंट से कि अलॉटेड अमाउंट से? पहले अलॉटेड अमाउंट से करेंगे, उसके बाद प्रीमियम माइनस करेंगे। गलत। एप्लीकेशन के सारे अमाउंट किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एप्लीकेशन से कि अलॉटेड से? एप्लीकेशन से। प्रीमियम किससे मल्टीप्लाई करोगे? एप्लीकेशन से। माइनस जब करना होगा तो किससे माइनस करोगे? अलॉटेड से मल्टीप्लाई करके, शेयर्स अलॉटेड से। अप्लाइड शेयर से प्रीमियम को मल्टीप्लाई किया जाएगा, लेकिन माइनस अलॉटेड से मल्टीप्लाई करके किया जाएगा। क्योंकि जो टिक है वो लेते हैं, नहीं लेते, लेकिन अलॉटेड अमाउंट से नहीं लेंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन किससे होता है? ऐसे छोटे 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 कंसेप्ट हैं जो आपके हो जाते हैं अगर तुम होमवर्क करके आते हो। डाउट लेता, ये छूट जाते हैं मेरे एग्जाम में, तुम गलत करके आते हो। कौन है? मेरा को सामान नहीं है ना, नहीं पार्लर जाते नहीं। हटियो। और बताओ, कॉज इन एडवांस, करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन कॉज इन एडवांस है ये, इट इज नॉट कॉज इन एडवांस। वैसे कॉज इन एडवांस में यही आता है। अगर खाली कॉज इन एडवांस आएगा तो भी कहाँ आएगा? करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी।
और इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट एडवांस भी वहीं आएगा। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, इशप्रीत। करंट एसेट्स, इन्वेंटरीज। वाह, ठीक है। दिवजोत, लूज टूल्स। इसका मतलब मशीनरी पार्ट का एड्रेस परचेज मशीनरी 5000 का एड्रेस मशीनरी तो मैं क्या करूं? वो परचेज का बेटा मशीनरी गुड्स है। थोड़ा सा सही इसको खर्च, आंसर आएगा। लूज टूल्स, शेयर होल्डर फंड, करंट एसेट्स में आ गए। हाँ, शेयर होल्डर फंड। बैलेंस विद बैंक, इशरत। करंट एसेट, कैश एंड कैश। कैश एंड कैश इक्विटी में क्या क्या आता है बताओ? कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, और आगे लिखा होगा मैच्योरिटीज, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज। एक वर्ड है, चलो बुक में से लर्न कर लेना सारा कुछ। तो यहां पे आपका चैप्टर खत्म हो गया ये वाला, मेरी तरफ से। आपकी तरफ से नहीं। होमवर्क में क्या करोगे? हैं? पहले सारे एग्जांपल्स और बैक एक्सरसाइज, अभी स्कैनर नहीं। इसके डाउट पूछोगे आप। डाउट कैसे आएंगे? ऐसे इसने पूछा था मेरे से। इसने ये नहीं काम किया था कि हाँ जो है उसको रट्टा मार लिया। इसने पूछा था कि इस बात का मतलब बता दो ताकि मेरे को रट्टा ना मारना पड़े। कि जैसे इसने पूछा कि आप अभी किसने प्रीमियम, इसने पूछा कि प्रीमियम ऑन आरओडी हम नॉन करंट लायबिलिटी में क्यों डाल रहे हैं। आपको उसको रट्टा नहीं मारना है, आपको पूछना है कि क्यों डाल रहे हैं। क्योंकि हमने अभी शेयर्स का क्वेश्चन किया और डिवेंचर क्वेश्चन किया, उसमें लॉस ऑन आईओडी आता है एंड प्रीमियम ऑन आरओडी। उसमें क्वेश्चन क्या बोलता है? रिडीमेबल एट 5% आफ्टर 5 ईयर्स। तो वो प्रीमियम कब देंगे हम? 5 साल बाद जब रिडीम करेंगे डिवेंचर। वो चैप्टर में सिलेबस में नहीं है, पर 5 साल बाद दोगे। पर देनदारी तो होगी अभी, आज की डेट में 5 साल बाद की देनदारी लागू हो गई, तो नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। अदर नॉन करंट लायबिलिटी। समझ आया कि नहीं आया? तो आपको होमवर्क में ये करना है, एक एक वर्ड को, एक एक एंट्री को ध्यान से पढ़ना है। फिर मेरे से पूछना है कि सर ये सब समझ आ गया, ये वाले बता दो इसका मतलब क्या है। मतलब मैं बताऊंगा और वो इसमें क्यों आ रहे हैं वो मैं बताऊंगा। इसने पढ़ते हुए काफी कुछ मुझसे पूछा था। उस टाइम इसकी ये अंधी फायरिंग कर रही थी, जो कुछ भी नहीं आता था। सेकंड बुक इसने की थी, अब काफी मेच्योरिटी आ गई, कैश फ्लो कर चुकी है, उससे काफी फर्क पड़ जाएगा इसके अंदर। और सेकंड बुक करने के बाद तो काफी हद तक पता लग जाएगा। उस टाइम मतलब कैसे पढ़ रही थी, आंखों में पट्टी बांध के पढ़ रही थी, फिर पढ़ रही थी। बहुत हिम्मत दिखाई इसने। अब तो ईजी हो जाएगा। समझ गए हो बेटा? एक टेस्ट होगा इस चैप्टर का प्लस इसका, अगला चैप्टर 2 पेज का है सिर्फ, वो आधे घंटे में अगले करना होगा। और आपका चैप्टर कौन सा? कंपैरेटिव कॉमन साइंस में। इन तीनों का इकट्ठा टेस्ट लूंगा मैं, बना भी हुआ है। मैंने पीएससी का पेपर पढ़ते हुए बहुत कुछ बेटा पेपर से पहले पूछोगे सब बताया जाएगा। तेरा भाई कहाँ गया? आज वो टेस्ट देने आया था, कल वो एक डेढ़ घंटा पहले एक्स्ट्रा आ गया था डाउट लेने के लिए। अच्छा बच्चा है, तुम भी बनो, हमें मौका दो हम बोल सके। अच्छा भी है, सीरियस भी है, कोई फालतू